लाशें पहचानते हो? लाशें? किसकी लाशें? देखो, ये लाशें किसकी हैं? पहचानते हो? हाँ, पहचानता हूँ। ये मेरे बड़े बेटे जहांगीर की लाश है, लेकिन उसे मरे तो एक जमाना हो चुका है। और ये उमर शेख की लाश है, लेकिन उसे मरे भी एक मुद्दत हो चुकी है। ये मेरा पोता अमीरजादा मोहम्मद सुल्तान है। जालिम मौत ने इसे भी ना बख्शा। बड़ा दिलेर था, बहादुर था, तमाम लश्कर इसको पूछता था। इस नौजवान शहजादे ने इकबाल और फतेह की हालत में दुनिया से विदा ली। वही फौजें जो ये मरहूम समरकंद से अपने साथ लेकर निकला था, अपने सरदार की लाश अपने कंधों पर उठाकर समरकंद वापस आए। रंगीन परचमों की जगह मातमी के झंडे थे। उसका मैंने ज्यादा ख्याल ना किया, लेकिन जब मरने वाले के दूध पीते बच्चे मेरे सामने लाए गए तो मुझे सख्त सदमा हुआ और कई दिनों तक मैं अपने खेमे से बाहर ना निकला। तैमूर, क्या अब भी तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि तुमसे बढ़कर भी दुनिया में कोई शक्ति मौजूद है? ऐसी शक्ति जिसने तुम्हारे बेहतरीन साथियों को तुमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। तुम्हारे जमाने के बड़े बड़े अमीर आज कब्रों में बेखबर सो रहे हैं। हाजी शेख सैफुद्दीन कहाँ है? तुम्हारा जानिसार जगोवल्लास कहाँ है, जिसकी खिदमत के बदले में तुमने हरात की हुकूमत उसको बख्श दी थी? कहाँ है ये सब लोग? तुमने जब अपने पोते मोहम्मद की बीमारी की खबर सुनी तो भागे भागे गए थे, जैसे तुम्हारे आने से यमदूत अपने पर समेट कर एक कोने में दुबक जाएगा। लेकिन मरीज की जुबान ऐसी बंद हुई कि आखिरी दम तक न खुली। वो तुमसे बात तक न कर सका। बंद करो, बंद करो, बंद करो इस हंसी को, बंद करो, बंद करो इस हंसी को, इस हंसी को बंद करो, बंद करो, बंद करो इस हंसी को, इस शैतानी हंसी को बंद करो, बंद करो। कौन है? बंद करो इस हंसी को। क्या आपने आज मेरे को जरा अपना सपना देखा? हाँ, जब से हम अपने पोते की लाश समरकंद से लेकर आए, ना जाने क्यों अजीब अजीब सपने देखने से हमारी नींद खराब हुई। समझ में नहीं आता कि ये सपने हमें क्यों सता रहे हैं। सराय खानम, क्या हम बूढ़े हो गए हैं? अमीर गौरगान जो आधी दुनिया फतेह कर चुका है, वो कैसे बुरा हो सकता है? और अभी तो आधी दुनिया बाकी है जो हुजूर की कदमों की छाप से खाली है। तुम ठीक कहती हो सराय खानम, आधी दुनिया अभी बाकी है जो हमारे कदमों की छाप से खाली है। जो आदमी एक बार रकाब में पांव रख देता है उसे काठी पर पहुंचना ही पड़ता है। अभी तो हमने सिर्फ रकब ही में पांव रखा है, काठी पर पहुंचना अभी बाकी है। काठी मुल्क चीन ही हो सकती है। आप रावण सपने यूं ही नहीं देख रहे। तुम बड़ा ही समझदार हो सराय खान। जानती हो तुम, कई दिनों से हम खकान चंगेजी सपने में देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपने बड़े बड़े लश्कर लेकर मुल्क चीन में पहुंचे। और कल रात हमने अपने वालिद साहब को भी देखा। वो मुझसे कह रहे थे। क्या कह रहे थे आपसे? उन्होंने अपने कबीले के
फौजी अमीरों की दास्तानें हमें सुनाई कि किस तरह वो लश्कर और मवेशियों के साथ गश्त किया करते थे। पहाड़ों पर जब बर्फ गिरती तो नीचे उतर आते, और जब बर्फ पिघलती तो फिर ऊपर चढ़ जाते। कारवा की सड़कों पर कामिन गाहों में बैठ जाते और अपने झंडे के साए में, जिस पर सींग बने होते थे, चलते चलते मुल्क चीन तक पहुंच जाते। पूरा कबीला 500 मील पहाड़ी जमीन पर 2-2 महीने तक सैर व शिकार में लगा रहता। उन्होंने सफेद घोड़ों की कुर्बानी का भी जिक्र किया, जो कबीले के सरदार की कब्र पर जमा किए जाते थे। ये घोड़े आसमान के दरवाजों में, जहां शमा के सितारे रोशन होते हैं, दाखिल हो जाते थे, ताकि उन रूहों की खिदमत करें जो आसमानों से भी ऊपर किसी तबके में नहीं। फिर उनसे मुल्क खता हुई उन शहजादियों का नाम लिया जो अपने मुल्क से खकान तातार के पास बिहाई आती थी, और दहेज में हरीर वो खतान और उच की चीजें 7 गाड़ियों में भरकर लाई। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जफरमंद खकान तातार जिस प्याले से मुंह लगाकर घोड़े का दूध पीते थे, वो दुश्मन की खोपड़ी का बना होता था और उस पर सोना मड़ा होता था। सराय खाने रस्ते शामों की ऐसी कल्पना रहती कि एक लम्हे के लिए भी ये दिमाग से नहीं निकलती। हिंदुस्तान की सल्तनत अब अपने पोते मोहम्मद सुल्तान के भाई के हवाले कर चुके। खुरासान की हुकूमत आप शाहरुख को दे चुके। आपकी परेशानियां बहुत हद तक कम हो गई हैं। आप मुल्क चीन पे चढ़ाई कर दीजिए। यही सोच रहे हैं, सिर्फ यही एक सल्तनत रह गई है जो हमारा मुकाबला कर सकती है, यानी जिसको हराने में हम खुशी महसूस कर सकते हैं। किसी भी सरदार या अमीर पर तैमूर ने अपनी इस इच्छा को जाहिर नहीं किया। जाड़े का जमाना था, इसलिए मजबूर होकर जितनी फौजें तबरीज की छावनी में थी उनको वहीं रहने दी। लड़ाइयों से जो इंतजाम खराब हो गए थे उनको ठीक करने के लिए कुछ देर तबरीज में बने रहे। लेकिन बाहर के आते ही जब जमीन पर वनस्पतियां उभरने लगी, तब वो मशरिक की तरफ समरकंद आने के लिए अपने दरबारियों और लश्कर के साथ रवाना हुए। अगस्त के महीने में समरकंद आकर बाग में ठहरा। जामा मस्जिद जो नई नई बनकर तैयार हुई थी, उसका मुआयना किया। मेरे इमारात को हमारी खिदमत में क्यों नहीं हासिल किया गया? हमने तुमसे कुछ कहा था शाहिद। हजरत साहब, कुरान गोरगान आजम के हुक्म की तामीर हुआ ही चाहती है। मीर इमारत बस हाजिर हुआ ही चाहते हैं। उस कमबख्त ने मस्जिद का सत्यानाश कर दिया। हमारा ख्याल था कि वो अपने फन में खूब महारत रखता हो, लेकिन वो तो फन तामीर में बिल्कुल कोरा साबित हुआ। उस कमबख्त ने अंदर के दलानों को ज्यादा वसी क्यों ना किया? मोहम्मद जलद कहाँ है? यह सब उसकी गफलत का नतीजा है। हमने तामीर का यह तमाम काम इसलिए उसके सुपुर्द किया था ताकि वो अपनी देख रेख में हमारे हुक्म के मुताबिक मस्जिद तैयार कराए, लेकिन वो बिल्कुल नाकारा साबित हुआ। हुजूर, मोहम्मद जलद कदमपोशी की इजाजत है। अच्छा, हाजिर होने। हमारी समझ में नहीं आता कि उसने दारानों को लंबा चौड़ा क्यों ना किया। राम कनीज वजह लाता है साहिब कुरान। तुम्हारी कर्निश कबूल नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि तुमने हमारे हुक्म के मुताबिक मस्जिद नहीं तैयार कराई। तुमने यकीनन अपनी मर्जी को हमारे हुक्म से ऊपर रखा, और ऐसी हुक्म दुली की सजा तुम समझते ही बहुत कड़ी और सख्त हुआ करती है। मुगरानी शाह, हम कोई उज़र सुनने के लिए तैयार नहीं।
हम तुम्हें इस मस्जिद का नक्शा अच्छी तरह समझा चुके थे जो हमने हिंदुस्तान में देखी थी, और उसी नक्शे के मुताबिक तुम्हें एक मस्जिद समरकंद में तैयार करने का हमने हुक्म दिया था। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है कि दालान इतने छोटे क्यों बनवाए गए हैं? क्या तुम इस काम को, जिसका कल हमने मुआयना किया, संते इमारत गरी का बेहतरीन नमूना समझते हो? क्या इस किस्म की इमारत पेश करके तुम हमारी दाद पाना चाहते थे? गुलाम का भी यही ख्याल है, चाहे वो गलत ही है कि ये मस्जिद हमारे मेमारों की सनत का बेहतरीन नमूना है। अगर बंदा इस ख्याल के मुताबिक दाद पाने की चाह रखता है तो कसूर उस ख्याल का है। क्योंकि ख्याल तुम्हारा है और अभी तक उस ख्याल को अपने दिमाग में पाल रहे हो, इसलिए तुम और तुम्हारा ख्याल दोनों हमेशा हमेशा के लिए मिट जाने चाहिए। तुम जा सकते हो। जो तुम्हारी इच्छा। शाह मुल्क, इरशाद हजरत साहिब कुरान। मोहम्मद जलद की तमाम जायदाद अमलान गौरगा आलम के हक से जब्त कर दी जाए हजरत साहिब कुरान के हुक्म की तामील हो जाएगी। और मोहम्मद जलद, उसके लिए हम मौत की सजा तजवीज़ करते हैं कि वो इसी लायक है। उस जमाने में तैमूर ने उन वजीरों का काम भी देखा जिन्हें वो अपनी गैर हाजिरी में हुकूमत का काम सौंप गया। किसी को इनाम दिया और किसी को फांसी पर चढ़वाया। हकीकत तो ये है कि दिल की वो ताकत हैरत अंगेज होगी जिसने इस बुढ़ापे के जिस्म को जिंदा रखा था। तैमूर को जरा भी परवाह ना थी कि उसका क्या वक्त है। नजरें 2 साल से कमजोर होती जाती थी। आंखों के पकोटे ऐसे गिरे रहते थे, मालूम होता था कि सो रहा हो। उम्र एक कम 70 की हो चुकी थी। उस जमाने में एक फरमान जारी किया कि एक जश्न जारी किया जाए पूरे 2 महीने तक, और कोई किसी से ना पूछे कि ये जश्न किस लिए किया जा रहा है। चुनांचे बड़ी शान और बड़े कायदे के साथ जश्नों और दावतों का सिलसिला जारी हुआ। और पूरे 2 महीने तक जब धुंधला सूरज समरकंद के नीले पहाड़ों के पीछे छिपता था तो तमाम समरकंद एक विशाल रंगभूमि मालूम होता था। जश्न का जमाना खत्म हुआ तो तैमूर ने शहजादों और अमीरों की एक मजलिस बुलाई। हमने तमाम एशिया को सिवाय मुल्क चीन के फतेह कर लिया। हमने ऐसे बड़े बड़े बादशाहों के सिर नीचे किए हैं कि हमारे कारनामे दुनिया में हमेशा यादगार रहेंगे। तुम लोगों ने बहुत सी लड़ाइयों में हमारा साथ दिया और कभी ऐसा ना हुआ कि तुम्हें फतेह ना हुई। चीन हमारा अगला शिकार है। उसे फतेह करने के लिए जोर और ताकत की जरूरत नहीं। बस अब तुम मुल्क चीन को हमारे साथ चलो। फतेह और कामयाबी हमारे आगे आगे वहां पहुंच चुकी है। हम अपने बुजुर्गों के रास्ते दीवारें चीन से होते हुए मुल्क चीन में पहुंचेंगे। 2 लाख का लश्कर समरकंद में जमा हो जाएगा, जिसे हम अलग अलग रास्तों में बांट देंगे और उन छावनियों की तरफ रवाना होंगे जो हमने सड़क के किनारे बनवा रखी। जाड़े के खत्म होने और बाहर के आने का इंतजार हम मुनासिब नहीं समझते। बाहर का मौसम वही हम चीन में अपनी फतेह की खुशी में गुजारें। लश्कर के एक हिस्से की कमान हम खलील सुल्तान के सुपुर्द करते हैं और दूसरे हिस्से को, जिसे अमीर ज़ादा मोहम्मद सुल्तान अपने साथ लेकर निकला करता था, हम खुद लेकर चले। साथ रसद का सामान ज्यादा होना चाहिए ताकि सिपाहियों को किसी चीज की कमी ना हो।
लश्कर ने समरकंद का दरिया यानी आबे राफशा पार किया। तैमूर घोड़े पर सवार था। पहलू बदलकर उसने शहर की तरफ देखा, मगर नजर इतनी ना रही कि उसके बुर्ज और मीनार नजर आते। नवंबर का महीना था, जाड़ा बहुत जोर पर था। जब समरकंद के बाद पहाड़ी दरों से गुजरकर लश्कर कुछ और आगे बढ़ा तो बर्फ गिरनी शुरू हुई। हवाएं उत्तरी इलाकों से उठ उठकर मैदानों में तेजी के साथ चलने लगी। कोहरे और काले बादलों ने फिजा को अंधेरा कर दिया। जब फौजें कुछ और आगे तो तमाम दुनिया बर्फ से सफेद नजर आने लगी। दरियाओं और नदियों का पानी जम चुका था। सड़कों पर बर्फ के तोंदे गिरने लगे थे। आदमी और घोड़े सर्दी से मरने शुरू हुए। बर्फ से बचाव के लिए मैंने ताशकंद के पास फूश के मकान बनवाए। मेरा लश्कर उन्हीं मकानों में उतरा। हजरत साहब कुरान भी वहीं तशरीफ ले जाए। नहीं खलील सुल्तान, हम वहां नहीं जाएंगे। हजरत साहब कुरान, बर्फ का गिरना नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज्यादा हो गया। गाड़ी और ऊँटों की कतारें सफेद जमीन पर एक लकीर सी मालूम होती, आगे नहीं बढ़ सकी। सारा दरिया बर्फ से ढका। 3 गज मोटी बर्फ की चादर उसकी सतह पर जमी हुई। तो क्या हो? उस दरिया को पार करना बहुत मुश्किल। लेकिन नामुमकिन तो नहीं। ठीक है हजरत साहब कुरान, मगर बर्फ की इन सिलों को काटना बहुत मुश्किल। सर्दी इतनी ज्यादा है कि रगों में खून जमा जाता। कई साल हुए सिलों पर हमला करते करते। वक्त में भी हमें ऐसी बर्फानी सिलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सफर बराबर जारी रखा। हजरत साहब कुरान, मैं एक बार फिर अर्ज करना चाहता हूँ कि सर्दी बड़ी बेरहमी से हर चीज को गारत करने पड़ती है। बर्फबारी, ओलाबारी और बारिशों की इंतहा नहीं रही। तिरछे सूरज की जद रोशनी बर्फ की सतह पर चमक, मगर उसकी गर्मी नहीं। आपने जो नंदे के खेमे लगाए वो भी इस गजबनाक सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। हजारों मवेशी मर गए, तो सैकड़ों सिपाही मौत की खलील सुल्तान, तुम हमारे बेटे के बेटे हो। सलाह और नसीहत का ये दफ्तर बंद रखो। सुनो, जब रास्ते साफ हो जाए तो अपनी फौज को फौरन लेकर अतरार में कुछ देर आराम करेंगे, और जैसे ही सर्दी में जरा सी कमी होगी आगे बढ़ जाएंगे। उस हुक्म के मुताबिक मार्च 1405 का आना था कि तैमूर का लश्कर उठा और चला परचम लहरा। फरेरे उड़ने लगे, गोरख की आवाजें भी बुलंद हुई। फौजों ने मुआयने के लिए कतारें बनाई और हजारा जात के अफसरों ने अपने अपने नक्कारचियों को जमा किया कि रात बीतने पर नफीरी और संज बजाकर सुबह की सलामी उतारे। नफीरी की आवाजें बुलंद हुई, ढोल और नक्कारे भी गरजने लगे, और तो और लाखों घोड़ों की टापों की आवाजें भी इसी शोर में शामिल थी। ये सलामी तो बेशक थी, मगर उनकी जो इस दुनिया से चल बसे। अतरार में तैमूर का इंतकाल हो गया। लश्कर हुक्म के मुताबिक मशाल की सड़क से हरकत में आया। शाही झंडे के साए में ओगलन तैमूर का घोड़ा तैयार खड़ा था, मगर उस पर कोई सवार नहीं था। तैमूर मौत के करीब था। हजरत साहब कुरान की मार की खबर समरकंद में सुनी। बहुत तेजी से सफर कर कर अतरार पहुंची।
फरमाइए हकीम साहब, अब इनका क्या हाल है? मलका आलम हजरत साहब कुरान का मर्ज है, इलाज से बाहर है। तो क्या वो होनी को कौन टाल सकता है? हजरत साहब कुरान का वक्त अब नजदीक आ चुका है। हजारों जतन कर चुका है ये गुलाम, बड़े से बड़े नुस्खे तजवीज कर चुका है, मगर जिसमें कोई हरकत पैदा नहीं हुई। अब तो कई दिनों से कुरान खानी और दुआओं का सिलसिला जारी है। शान और मर्दानगी के साथ तलवार की कब्जे पर हाथ रहे, आपस में मेल जोल और एकता बनाए रखना फूट में तबाही है। मुल्क चीन की फौज कशी हरगिज मुलतवी ना करना। सुन रहे हो? जब मैं मर जाऊं तो कपड़े ना फाड़ना, दीवानों की तरह भागते ना फिरना, क्योंकि ऐसी बातों से सिर्फ परेशानी और बदअमनी पैदा होती है। नूरुद्दीन शाह मुल्क, जरा करीब आ जा। आ गए? और करीब बैठो। जहांगीर के बेटे फकीर मोहम्मद को मैं अपना जानशीन मुकर्रर करता हूँ। मुझे समरकंद में रहना होगा। तमाम दूर दराज मुल्कों पर उसे समरकंद से हुकूमत करनी होगी। उसे तमाम दीवानी मामलों पर पूरे अधिकार होंगे। और मेरा हुक्म है कि तुम सब अपनी तमाम उम्र उसकी ताबेदारी में गुजार देना। और अगर तुमने इस हुक्म की तामील ना की तो इसका नतीजा अफसोस और खतरनाक होगा। हजरत साहब कुरान की वसीयत के मुताबिक अमल होगा, मगर अर्ज है कि आप भी अपने पोतों को बुलवा दें ताकि हुक्म वे भी अपने कानों से सुन लें। बस ये आखिरी दरबार है। खुदा को यही मंजूर था। बस कोई और तमन्ना ना थी सिवाय इसके कि एक बार अपने पोते शाहरुख को देख ले। लेकिन ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन का लफ्ज शायद पहली बार तैमूर की जुबान पर आया। जिस फौलाद की तबीयत ने जिंदगी की राह मानो इस कदर तय की थी जैसे कोई पथरीली जमीन पर हल चलाता निकल जाए। जिंदगी के इस खात्मे को भी बिना उजुर व बिना शिकायत मंजूर किए।